लोगों का इस विश्व के नंबर 1 कंपनी सैमी डायरेक्ट के परिवार में मैं विनोद छेड़गे तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। जोरदार तालियों के साथ प्लीज। 2020 लाउडली। थैंक यू वेरी मच। दो सूचना है। सबसे पहले हम हमारा मोबाइल कंप्लीटली स्विच ऑफ मोड पर रखेंगे। अरे भाई बम्बई आया ना मोबाइल हम लोग आगे बढ़े। देखिए आज सब के सब लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं, यस और नो? ट्रेनिंग का जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको 2 सेंटेंस में क्लियर करना चाहता हूँ। ये बात पक्की है कि हम लोग सामी परिवार का हिस्सा हुए हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है, जो साइंटिस्ट लोगों ने बनाए हुए प्रोडक्ट एकदम नीड बेस्ड और रिसर्च हुआ है उसके ऊपर, यस और नो? तो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग कॉन्फिडेंट है ऑलरेडी, लेकिन तकलीफ ये हो रही है कि डिजीज वाइज कौन सी बीमारी में कौन से प्रोडक्ट हेल्प करते हैं, ये बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज का हमारा जो विषय है बहुत ही अहम विषय है ये, कि प्रोडक्ट तो हमारे डिजीज वाइज अलग अलग डिजीज के अंदर हेल्प काफी सारा करते हैं, लेकिन ज्ञान ना होने की वजह से हम फील्ड पर जब पहुंचते हैं तो बता नहीं पाते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी शख्स के पास पहुंचे, अगर वो हमें किसी बीमारी का नाम बताता है तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ उसे हमारे कौन से प्रोडक्ट हेल्प करेंगे उस डिजीज के अंदर, वो बताने के लिए आना चाहिए, यस और नो? तो वही हमारा आज का विषय है कि डिजीज वाइज आज यहाँ पर प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होने जा रहा है। और वो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देने के लिए मैं यहाँ पर इन्वाइट करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स को जिस शख्स ने हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा विक्रम किया है और हमारे इस सामी परिवार में, इस विश्व की नंबर 1 कंपनी में, पूरे इंडिया में एक इतिहास बना के रखा हुआ है, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाकर रखा हुआ है जो रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे हैंडसम, मल्टी टैलेंटेड, वेरी डैशिंग, वेरी लवली, यहाँ पर मैं वेरी एनर्जेटिक पर्सन को इन्वाइट करने जा रहा हूँ। आप लोगों के स्टैंडिंग एलोशन के साथ प्लीज हेल्प मी टू वेलकम वन एंड ओनली चेयरमैन क्लब मेंबर डॉक्टर जयेश पटेल जी। जोरदार तालियों से। सामी डायरेक्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछले बहुत समय से मैं देख रहा हूं कि मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि कौन से बीमारी में सामी के कौन से प्रोडक्ट हेल्प करेंगे। कई लोगों को इसका ऑलरेडी ज्ञान है, लेकिन कई लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान बीमार है तो क्या उसमें सामी के प्रोडक्ट हेल्प करते हैं, और करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट और वो क्यों? क्योंकि ये क्यों बहुत भारी चीज है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का प्रोग्राम ऐसा है कि डिसीज वाइज कौन से प्रोडक्ट हेल्प करेंगे ये आपको बताया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट और अनमोल चीज ईश्वर ने हमें जो दी है वो है हमारा ये शरीर। अगर आप 5 करोड़ का फ्लैट खरीद कर, ध्यान देना मेरी बातों पे, आप 5 करोड़ का फ्लैट खरीद कर उसमें रहने जा सकते हैं, लेकिन 5 करोड़ में एक शरीर खरीद के उसमें रहने जा सकते हैं क्या? खरीद ही नहीं सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई शरीर ही नहीं मिलता है जिसको खरीदो और उसमें जाके रहो। इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये शरीर हमारी जायदाद से कीमती है। ये शरीर को तोलने के लिए पृथ्वी का साम्राज्य कम पड़ेगा, उतना कीमती हमारा शरीर है। क्या ये बात मानते हो? अगर ये बात आप मानते हो तो आज की ये ट्रेनिंग सेशन आपको एक अलग जिंदगी की तरफ ले जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो शरीर बना है ये ऊपर वाले ने बहुत अद्भुत बनाया है। इसकी मैकेनिज्म बहुत अद्भुत है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत गजब की इसकी है। ये बनता है, हमारा शरीर सेल से बनता है। सेल जैसे कि बहुत सारी ईंट रखकर बिल्डिंग बनती है, उसी तरह सेल से शरीर बनता है। कई सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, कई टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बनता है, कई ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से
एक सिस्टम बनती है, और कई सिस्टम जब इकट्ठी होती है तो एक शरीर बनता है। जैसे कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह सिस्टम मिलकर एक शरीर बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां से जो खाना खाते पूरी प्रक्रिया चलती है, जो जो बॉडी ने लेना है बॉडी टाइम टू टाइम लेती है, बाकी कचरा फेंक दिया जाता है। इसी तरह ये है सर्कुलेशन सिस्टम, पूरे बॉडी में ब्लड घूमता है, बराबर। तो इस तरह ये शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये शरीर के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। सिर्फ एक लाइन में अगर कहूं तो बीमारी पैदा होने का कारण न्यूट्रिशन का अभाव, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण हमारे सेल के अंदर परिवर्तन आता है और शरीर में रोग पैदा होता है। दूसरी वजह फ्री रेडिकल का अटैक। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप ऑलरेडी मेरे दूसरे स्पीच में ऑलरेडी सुन चुके हो और जानते हो, लेकिन आज उस बात को ना चर्चा करते हुए हम डायरेक्टली एंटर करेंगे अलग अलग बीमारियों में। सबसे पहले हमने कैंसर क्यों लिया? क्योंकि यहां देखा मैंने कि कैंसर के बहुत मरीज है, वो बंद करिए। कैंसर के बहुत मरीज हैं, इतने सारे मरीज हमें दिखते हैं कैंसर के, और इन दिनों बहुत भारी समस्या है कैंसर। ये समस्या सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, ये समस्या पूरे विश्व की है। कैंसर पूरे विश्व की समस्या है। तो ये कैंसर जो होता है, कहां हो सकता है बॉडी में कैंसर? बॉडी का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है जहां कैंसर नहीं हो सकता। कैंसर एक ऐसी बीमारी है बॉडी में कहीं भी हो सकती है। क्यों कहीं भी हो सकती है? क्योंकि कैंसर एब्नॉर्मल सेल्स है। बॉडी के जो हिस्से का सेल एब्नॉर्मल हो जाएगा उसी को कैंसर कहते हैं। तो यहां देखिए, कैंसर माउथ कैंसर हो सकता है, बोन कैंसर हो सकता है, आंतड़ी का कैंसर हो सकता है, फेफड़े का कैंसर हो सकता है, ब्लड का कैंसर हो सकता है। ऐसे देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर, इंसान के शरीर में कहीं भी कैंसर हो सकता है। इसीलिए तरह तरह के कैंसर के मरीज आपको दिखने मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में अंतर क्या है? ईश्वर ने ये शरीर ऐसे बनाया है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी एजिंग प्रोसेस की शक्ति है, लेकिन हमारे वही सेल्स नहीं रहते हैं। सेल्स मरते हैं फिर पैदा होते हैं, सेल्स मरते हैं फिर पैदा होते हैं। उसको कहते हैं सेल्स डिवीजन प्रोसेस। जब एक सेल बूढ़ा होकर मरेगा तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा सेल आ जाता है, लेकिन एबनॉर्मल सेल जगह लेने के लिए नहीं, जगह रोकने के लिए आता है। वो एबनॉर्मल सेल्स को कैंसर कहते हैं। जरूरत नहीं है, गर्दी कर रहा है, ओवरक्राउड कर रहा है। सभी को बैठने के लिए कुर्सी मिली, लेकिन ओवरक्राउड होगा तो आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे क्या? आपके आजू बाजू एकदम लोग खड़े हो जाएंगे तो आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे ना। उसी तरह हेल्दी सेल्स कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, उसे कहते हैं एबनॉर्मल सेल। वो क्राउड पैदा करते हैं हेल्दी सेल्स के बीच में, बेमतलब की गर्दी पैदा करते, और इस तरह ये क्राउड बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। मान लो एक इंसान के लीवर के सेल्स, लीवर के अंदर कैंसर सेल्स पैदा हुआ लीवर में, तो उसकी डेथ कैंसर से नहीं होती है। धीरे धीरे लीवर के अंदर वो बाजू वाले सेल्स को, उसके बाजू वाले सेल्स को, उसके बाजू वाले सेल्स को एबनॉर्मल बनाते जाता है। फिर वो एबनॉर्मल सेल्स की भेड़ हो जाती है, नॉर्मल सेल्स भाग जाते हैं। यानी कि पूरा लीवर ही कन्वर्ट हो रहा है कैंसर सेल्स में, इसका मतलब लीवर है ही नहीं। इसीलिए उस इंसान की लीवर कैंसर में लीवर खत्म होने से डेथ हुई। मतलब कैंसर सेल्स, लीवर के सारे सेल्स कैंसर में कन्वर्ट हो गए तो लीवर गायब ना, सादी भाषा में लीवर गायब। इसी तरह जहां कैंसर होता है वो
ऑर्गन के फंक्शन को गड़बड़ कर देता है, इसलिए शरीर का कारोबार बिगड़ने लगता है। इसी तरह ये क्राउड पैदा करता है। अब कैंसर सेल्स की रफ्तार बड़ी तेज होती है, जैसे कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ता है। देखिए कैंसर सेल्स का प्रोडक्शन एवरी 2 to 6 वीक में कैसे होता है, 1 बिलियन कैंसर सेल्स पिन की हेड पर आएगा। इस तरह एक छोटा सा ये ग्रैफ जैसा बन जाएगा, उसमें इतने सेल्स होते हैं, 1 बिलियन सेल्स से ज्यादा होते हैं इतने छोटे से ग्रैफ के साइज में, और इस तरह ये फैलते जाता है। कैंसर सेल्स की एबनॉर्मल प्रोसेस बड़ी फास्ट है, क्योंकि इसका डीएनए डिस्टर्ब हो चुका है, ये अपना सेल्स खो चुका है, एक पैदा करना, 2 पैदा, बस जस्ट प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, और इस तरह कंटिन्यू प्रोड्यूस होते ये कैंसर की पूरी एक कॉलोनी, यानी कि बहुत सारे कैंसर सेल्स पैदा हो जाते हैं। जहां पे भी कैंसर होगा वहां ये पैदा होगी। मेरी बात क्लियर बैठ रही है आपको? ओके, गुड। अभी बात करेंगे कितने प्रकार का कैंसर होता है। पहले तो मैं कह चुका हूं कैंसर बॉडी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस कैंसर को कुछ बिरादरी में डिवाइड किया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब वो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है तो वो लिम्फोमा के नाम से पुकारा जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम, उसी को इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये रोग प्रतिकारक क्षमता और हमारी बॉडी की होम्योस्टेटिक सिस्टम यानी सराउंडिंग वातावरण के हिसाब से बॉडी को एडजस्ट करना। बहुत गर्मी अगर है तो एक लिमिट तक बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है, और बहुत ठंडी है या बहुत गर्मी है बॉडी एडजस्ट करती है, वायरस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है, डेड सेल्स को निकालती है। ऐसे सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम के सेल्स के अंदर जब गड़बड़ी होती है तो लिम्फोमा हो जाता है, उसे कैंसर कहते हैं। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड के अंदर एबनॉर्मल सेल्स पैदा हो गए, वो एबनॉर्मल सेल्स पैदा किए जा रहे हैं ब्लड के अंदर। ब्लड एक लिक्विड फॉर्म में बहता है बॉडी में, लेकिन वो ब्लड भी सेल है, सेल से ही बना है। इसीलिए आपने सुना होगा कॉमनली, यहां हर बैठे हुए आदमी को ये पता है रेड सेल, व्हाइट सेल सुना है? यस। बस तो इसी तरह ब्लड भी अलग अलग टाइप के सेल से बना है। तो होता क्या है, जब ब्लड के अंदर एबनॉर्मल सेल्स पैदा होगा, वो एबनॉर्मल सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होते जाएगा तो क्या होगा, उसे कहते हैं ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। अगर बोन भी सेल से ही बना है, उसके नाम अलग है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर बोन का सेल एबनॉर्मल हुआ और एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन उसमें होते जाएगा, उस कैंसर को सार्कोमा कहते हैं। सार्कोमा, आपने देखा ये बोन यहां बताया गया, देखिए रेड मार दिया है ना, हाँ, और यहां देखिए ये लिम्फेटिक सिस्टम बताया, ये ब्लड का बताया गया है। इसी तरह अगर कोई पुर्जे में होता है, जैसे कि फेफड़े के अंदर हुआ, यहां देखिए फेफड़ा बताया हुआ है, फेफड़े में हो गया, लंग्स में, या लेडीज को ब्रेस्ट में हो गया, छाती में, या किसी को आंतड़ी में हो गया, ध्यान देना बात पे, किसी को ब्रेस्ट में हो गया, लंग्स में हो गया, आंतड़ी में हो गया। इस तरह कोई बॉडी के पुर्जे में जब होता है, जब बॉडी के कोई पुर्जे में ये कैंसर होता है तो उसे कार्सिनोमा कहते हैं, कार्सिनोमा। लेकिन जब ये एक से ज्यादा जगह पे पाया जाता है उसे कहते हैं मेटास्टेटिस कार्सिनोमा। सादी भाषा में कहूं तो एक बॉम्ब यहां फूटा तो दूसरा बॉम्ब वहां फूट रहा है, तो एक कैंसर यहां दिखाई दिया तो दूसरा बॉडी के दूसरे हिस्से में दिखाई दे रहा है, तो उसको कहेंगे मेटास्टेटिस कार्सिनोमा।
फिर वो तीसरी, चौथी, पांचवी अनेक जगह पर फैल सकता है। तो कार्सिनोमा यानी पुर्जे में और एक से ज्यादा जगह पे दिखाई दे तो मेटास्टेटिस कार्सिनोमा कहते हैं। इसी तरह ये कॉलन वगैरह कैंसर कार्सिनोमा में काउंट होते हैं। देखा गया है जेंट्स के अंदर, लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमनली पाया जाता है और यूट्रस में भी पाया जाता है। इसी तरह इंसानों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर, ध्यान दीजिए इधर बातों पे, इंसानों के अंदर आदमियों में प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है। इसीलिए मैं यहां एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, जिनकी भी उम्र 50 साल के ऊपर हो, उन्होंने जरूर एक बार एक ब्लड टेस्टिंग करनी चाहिए। उस ब्लड टेस्टिंग का नाम है सीरम पीएसए। सुबह में खाली पेट जाकर ब्लड की चेकिंग करानी होती है। सीरम पीएसए ये कराना चाहिए। जब सीरम पीएसए ज्यादा आता है तो शुरू में मालूम पड़ सकता है कैंसर है तो, लेकिन जब बहुत आगे बढ़ जाएगा तब जाके चेकिंग कराते हैं। इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पे चेकिंग कराने में कोई ऐतराज नहीं है। हो सकता है कि जस्ट बिगिनिंग लेवल पे पता चला तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है। हम क्या सोचते हैं, मुझे तो कुछ होने ही वाला नहीं है, मुझे कुछ होने वाला नहीं, हमारा प्रॉब्लम है। हम क्या सोचते हैं, कैंसर होगा बाजू वाले को, किडनी फेल होगी बाजू वाले को, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा बाजू वाले को, पैरालाइज होएगा बाजू वाले को, और बाजू वाला भी यही सोचता है। भारी प्रॉब्लम है, बहुत भारी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें जगना पड़ेगा, हमें जगना पड़ेगा। धीरूभाई अंबानी जब चल बसे तो एक बहुत बड़ी सल्तनत छोड़ी थी कि नहीं, यस और नो, छोड़ी थी। लेकिन मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को उसको एक ख्याल आता, यार बाबूजी बहुत करके गए हैं, अपने को काय को मेहनत करने का, वो मैनेजर संभाल रहे हैं ना, अपने को काय को काम में ध्यान देने का। अगर ऐसा करते तो क्या होता, खत्म। तो हमारे हेल्थ का कारोबार हमने देखना चाहिए, किसी और ने, हम नहीं देखते हैं, इसीलिए कारोबार खत्म हो जाता है। इसलिए अचानक कोई भी समाचार आता है कि नहीं, ऐसा अचानक एक समाचार आता है, पता चला किडनी फेल हो गई, पता चला हार्ट अटैक है, पता चला कैंसर हो गया। ये कुछ बातों को मैं इसलिए कवर कर रहा हूं, आगे बहुत सारी बीमारी है, लेकिन कुछ बातों से माइंड खुलेगा। इसलिए कुछ डिसीज में कुछ ऐसी बातें आउट ऑफ वे में कवर करते जाऊंगा, क्योंकि हमें जगना है, सोए नहीं रहना है। हमारा कारोबार हमारे हाथ में चाहिए, क्लियर चाहिए। इसीलिए जिनकी भी उम्र 50 क्रॉस हो गई, उन्होंने एक ब्लड टेस्टिंग जरूर करना चाहिए, जिसको सीरम पीएसए कहते हैं। ब्लड टेस्टिंग होती है। चलिए आगे चलते। अब हाँ, तो इस तरह हमने वैरायटी ऑफ कैंसर देखा। अब कैंसर के जब मरीज आएंगे तो कुछ अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड होते हैं। कुछ कैंसर के ऐसे मरीज मिलेंगे जो बच्चे हैं, जनरली बच्चों में ब्लड का कैंसर पाया जाता है, जो 10 साल के अंदर के हैं। कुछ मरीज 10 से 20 साल के बीच के आएंगे, और कुछ मरीज ऐसे होंगे जो 20 के ऊपर के। ज्यादातर वो केस मिलेंगे जो 20 के ऊपर है, ध्यान देना बात पे। ज्यादातर वो लोग मिलते हैं जो 20 के ऊपर एडल्ट है, मतलब अभी। अब ये कैंसर के लिए दुनिया में क्या क्या इलाज चलता है, जैसे कि कोई पुर्जे में अगर कैंसर है, जैसे मान लो एक लेडीज को ब्रेस्ट में कैंसर हुआ, तो उसका इलाज क्या है दुनिया में, उसका इलाज है उसका इलाज ये कि ऑपरेशन करके ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, उसके बाद रेडिएशन एंड केमोथेरेपी दिया जाता है। कोई पुर्जे में है जहां ऑपरेशन पॉसिबल है, ऑपरेशन करने के बाद रेडिएशन या केमोथेरेपी दिया जाता है। रेडिएशन मतलब एक प्रकार के लाइट और रेडिएशन वेव्स देते हैं, और केमोथेरेपी मतलब एक दवाई होती है। केमोथेरेपी एक दवाई है जिसका नाम केमोथेरेपी कहते हैं, कंसेप्ट है, जो इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, गोली के रूप में दिया जाता है, और ग्लूकोज में डाल के सलाइन से भी दिया जाता है।
इस तरह से ये ट्रीटमेंट चलती है। अब ऐसा है, हमने बहुत पेशेंट अपनी जिंदगी में देखे, आपने भी देखे होंगे कैंसर के। दुनिया भर का इलाज और खर्चा करने के बावजूद आदमी बचता नहीं है, बचने के रेशियो बहुत कम। क्या सुना है? कैंसर म्हणजे कैंसर, है ना? यही सुना है? कैंसर का मतलब भी कैंसर। इसलिए जैसे ही पता चलता है कैंसर हुआ है घर में किसी को, हर घर का आदमी सोचता है इसकी डेथ निश्चित है। यस और नो? यही सोचते हैं कि डेथ निश्चित है। तो साइंस ने बरसों से संशोधन रिसर्च करते रहे। कई लोगों ने बहुत रिसर्च किए, लेकिन स्वामी ने एक अद्भुत अनोखा रिसर्च किया। ऐसा अनोखा रिसर्च किया कि मनुष्य जाति के ऊपर इस कंपनी ने कितना बड़ा एहसान किया है, ये सिर्फ उसी इंसान को पता जो इससे ठीक हुआ है कि नहीं? बाकी हम और आप कुछ नहीं जान सकते कि स्वामी कितना बड़ा एहसान कर रही है। जैसे मेरे पास एक आदमी 37 ईयर का आदमी ठीक हो गया कैंसर का, टाटा का फाइल नंबर CH3381, लंग्स मेटास्टेटिस कार्सिनोमा, मेरे पास आया और उसने मुझे एक ही बात कही कि मेरा छोटा बच्चा है, मैं मरना नहीं चाहता हूं। मैंने कहा देखो, तुम यमराज के सामने खड़े हो, मौत के सामने खड़े हो, तो मैं तुम्हें कोई भी झूठ बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे लाखों रुपया किसी से नहीं कमाना है। और मैंने उसको समझाया सारी बात। मेरे पास 3 रिसर्च वॉल्यूम है, उसके साथ एक परमोल आदमी था, उसको बताया, उसके समझ में मेरी बात आई। और 1.5 महीने के बाद का एक पेट स्कैन बोलते, पेट स्कैन, जब लंग और पुर्जे में पेट स्कैन मतलब पूरे बॉडी का एक स्कैन किया जाता है, जहां जहां कैंसर होगा वह काला धब्बा दिखेगा। तो 1.5 महीने बाद इंप्रूवमेंट आया, 3.5 महीने में क्योर हो गया। उसके बाद 5 रिपोर्ट और निकले। आज वो आदमी हमारे आपकी तरह हट्टा कट्टा हैंडसम दिखता है, दौड़ाओ तो दौड़ सकता है। पहली बार आया तो उसकी हालत देख के आपको दया आती थी, आज वो आदमी ठीक है। गोरेगांव में हमारे पास 76 ईयर के एक ओल्ड मैन है, जिसको प्रोस्टेट कैंसर था, सीरम PSA 44, 3 बड़े डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट किया था। ये जितने पेशेंट की बात कर रहा हूं ना, ये बोला हुआ टेस्टिमोनियल नहीं, एविडेंस रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूं मैं। तो 76 का आदमी, यूरिन बंद हो चुका था, बैग लगाई थी, पेन हो रहा था कंटिन्यू। मैंने उनके लड़के को, जिनका नाम है विकी वालिया, बड़ा फेमस आदमी है गोरेगांव में, कहीं भी पूछिए वेस्ट में जाके विकी वालिया का घर बता दो, आपको सीधा पहुंचा देंगे उनके घर। तो उनको मैंने एक ही बात कही कि आप एक मरीज को देख लो, 2 साल पहले जिन्होंने ऑपरेशन कराया हो वो जिंदा हो या उसकी लाइफ बची हो, तो आप करा लो पिताजी का। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो 1 महीना मेरी बात मानो, और 1 महीना मेरा रिकमेंड किया हुआ डोज लिया, सीरम PSA 4 नॉर्मल, 1 महीने, 15 दिन में यूरिन की थैली जो है वो निकल गई। ऐसे अनेक एग्जाम्पल मेरे पास है, लेकिन यहां बैठे हुए कई लोगों के पास भी है, यहां बैठे हुए कई लोगों के पास भी है। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है दुनिया में जो इतना बड़ा चमत्कार कर रहा है? यस, चमत्कार कर रहा है। ये ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ दिया और लकीली ठीक हो गया। ये भाई लकीली ठीक होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये रिसर्च से साबित किया है कि कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग बचते हैं इस प्रोडक्ट से। तो स्वामी ने क्या किया? स्वामी ने हल्दी में से 5% कर्कुमिन का एक्सट्रैक्ट निकाला। स्वामी दुनिया की पहली कंपनी है जो एलोपैथी के सामने खड़ी है। 1 मिनट और लेना चाहूंगा आउट ऑफ पे। एलोपैथी साइंस पॉपुलर है सिर्फ इसी वजह से कि वो छाती ठोक कर कहता है कि हमारी दवाई का ये फायदा और ये नुकसान। सही बात है? एलोपैथी के अलावा दुनिया में कोई साइंस छाती ठोक के नहीं कह सकता हमारे प्रोडक्ट के फायदे और नुकसान। स्वामी पहली कंपनी है
जिसने मॉलिक्यूल को निकाला और गारंटी से कहता है कि हमारे प्रोडक्ट का ऐसा ऐसा परिणाम आता है, ऐसा रिसर्च किया है। यानी इस पृथ्वी पे दो ही प्रूवन साइंस है, एक एलोपैथी और एक सामी का साइंस। तीसरा कोई साइंस है ही नहीं। तो उस विषय में ना जाते हुए ओरिजिनल ट्रैक पे आते हैं। तो सामी ने क्या किया, हल्दी में से 5% कर्कुमिन निकाला और उन्होंने प्रूव किया ये कैंसर ठीक करता है। अब ये कैंसर ठीक करता है ऐसा कहता कौन है? सबसे पहले तो अमेरिका की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट एंडरसन रिसर्च सेंटर, गूगल पे सर्च मारो। एंडरसन क्या कहता है? हम कर्कुमिन से 100 में से 70 को ठीक करते हैं। डॉक्टर भरत अग्रवाल कैंसर का बहुत बड़ा डॉक्टर है, गूगल पे सर्च मारिए, कैंसर पे उस आदमी की अथॉरिटी है, वो भी कहता है कर्कुमिन से कैंसर ठीक होता है। अब मुझे बताइए, एंडरसन जब दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है जो कहता है 100 में से 70 ठीक होता है, तो बाकी इंस्टीट्यूट ने क्यों डिक्लेयर नहीं किया कि कौन सी दवाई से कितने % ठीक होते हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपनी के कर्कुमिन के ऊपर 45 रिसर्च वॉल्यूम है। कितने? 45 रिसर्च वॉल्यूम है। मान लो कि कंपनी के एक साइंटिस्ट ने कॉलन कैंसर के 100 केस हाथ में लिए और लेने के बाद उसको लगातार टाइम टू टाइम डोज दिया, टाइम टू टाइम चेक किया और फाइनली कितने लोग ठीक हुए उसके सारे रिकॉर्ड और डेटा सबमिट किया, बाद में उसको पीएचडी मिलती है। ऐसे कई साइंटिस्टों ने मिलकर 45 वॉल्यूम बनाए हैं। ये वॉल्यूम प्रूव करते हैं कि ये कैंसर ठीक करता है। तो मैं कहता हूं, क्या कैंसर की दवाई बनाने वाली किसी कंपनी ने अपना परसेंटेज डिक्लेयर किया है क्या? वो भी देखा जाए लेने के पहले, और ये भी देखा जाए लेने के पहले। जिंदगी अगर दांव पे लगी है तो पढ़ा लिखा और समझदार आदमी जिंदगी का दांव वहां खेलेगा जिस चीज पे दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च हुई हो और लोगों को परिणाम आया हुआ हो, उस पे भरोसा करना चाहिए। तो अब मैं इसका डोज आपको बताऊंगा, क्या डोज देना चाहिए और क्यों। कैंसर का एडल्ट मरीज है, यानी बड़ा आदमी जो 20-22 साल के ऊपर का, उसका डोज पहले लिखो। ऐसे आदमी को 2 कर्कुमिन दिन में 3 बार दिया जाता है। मैं इसमें यह भी बताऊंगा क्या नहीं खाने का, वो लिखना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, क्या नहीं खाने का वो भी लिखना जरूरी है। 2 कर्कुमिन की गोली 3 बार, 2 आईजीजी 3 बार, 2 आईजीजी 3 बार, क्योंकि आईजीजी के अंदर लैक्टोफेरिन नाम का एक तत्व होता है जो एबनॉर्मल सेल्स, कैंसरस एंड नॉन कैंसरस को डिसॉल्व करता है। साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है, लैंसेट और पबमेड में इसके पेपर पब्लिश है। अगर एमडी डॉक्टर को कहा तो वो मानेंगे आपकी बात। लैंसेट एक अथॉरिटी होता है, कुछ प्रूव होता है तो उसमें पेपर पब्लिश होते हैं, इसलिए आईजीजी भी काम करेगा। आईजीजी और कर्कुमिन का कॉम्बिनेशन ही कैंसर का यूनिक इलाज है। लेकिन ऐसे मरीज को प्रोटीन पाउडर भी लेना चाहिए ताकि बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि उसकी खाने की क्षमता खत्म हो चुकी रहती है। बायोप्रोटेक्टेंट उम्र के हिसाब से लेना है, स्पिरुलिना लेना है, CO2 लेना है और प्रोटीन पाउडर, ये उसका डोज है। अगर कोई कहेगा महंगा सस्ता, तो देखिए 4 से 6 महीना ये प्रोडक्ट खाना होता है। रिजल्ट का समय 4 से 6 महीना पहले बता दिया जाए। पहले 4 हफ्ते में पेशेंट को फिजिकली परिवर्तन दिखेगा, कुछ अगर रिपोर्ट निकाले तो उसमें भी कुछ परिवर्तन दिखेगा। तो इस तरह 4 से 6 महीने का ये उसको बताना, रिकमेंड करना है। अब अगर मरीज की उम्र कम है तो ये डोज आधा हो जाएगा, 10 और 20 साल के बीच है तो। और जो बच्चा 10 साल के अंदर का है उसका डोज ये रहेगा कि आईजीजी आप 3 बार 1-1 गोली दे सकते हैं, स्पिरुलिना 1 गोली दे सकते हैं और कर्कुमिन 1-1 गोली 2 बार दे सकते हैं। ये 10 साल के अंदर के बच्चे का डोज है। इस तरह ये फॉलो करना है। अब थोड़ी सी समझदारी
क्या नहीं खाने का? तो सबसे पहले उसको बताओ, दिमाग नहीं खाने का। है कि नहीं? क्या आपको लगता है ये उस मरीज ने नहीं खाना चाहिए? हाँ, वेरी गुड, आप लोग समझदार हो। दिमाग नहीं खाने का, ठीक है। लाल मिर्ची, तली हुई चीज, नमक। लाल मिर्ची टोटल बंद, तली हुई चीज बहुत कम, नमक भी कम। लाल मिर्ची टोटली बंद, इतना ध्यान रखना है। ये बताना है उसको कंपल्सरी है, खाना पीना। लाल मिर्ची डेंजर है। क्लियर? अभी कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट डिसीजन में जाया जाए। ये पहले डिसीजन में टाइम इसलिए हुआ, मैंने कुछ और इधर उधर की बातें भी आपको कही जो आगे नहीं आएगी। चलिए, अब ऐसा है, इंसान चलता है 2 पांव पे, एनिमल चलता है 4 पांव पे, लेकिन सांप तो ऐसा रहता है। एनिमल के पास हड्डी है, इंसान के पास भी हड्डी है, तो ये हड्डी का जो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम खड़े रह सकते हैं, बराबर? हड्डियों का स्ट्रक्चर की वजह से। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, आप मुझे बताइए, क्या आप पूरा घर में रहना पसंद करोगे या घर के बाहर भी जाना चाहिए आपको? चाहिए। लाइफ का मतलब क्या है? जगह जगह जाओ, घूमो फिरो, ये सही बात है। क्या आपको कहा जाए कि भाई 365 दिन घर से बाहर नहीं निकलेगा तो कैसा रहेगा? मजा नहीं आएगा। वो भी बिस्तर पे बैठे रहना, लिमिटेड चलना, वही हाल घुटने की वजह से इंसान का होता है। कैसे पसंद करते हैं ऐसी लाइफ लोग? सोचिए, होता है जिसको कहते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये जो गादी होती है, घुटने के बीच गादी होती है। हमारे शरीर में 206 हड्डी है, हर हड्डी के बीच गादी होती है, जिसकी वजह से 2 हड्डी आपस में टच नहीं होती है। अगर हमें सिर्फ हड्डी होती तो भी हम चल नहीं पाते, सिर्फ मसल होता तो चल नहीं पाते। तीनों चीज चाहिए, हड्डी चाहिए, मसल चाहिए और गादी चाहिए। तो देखिए, हड्डी है, मसल्स है, लेकिन गादी गई हुई है। गादी, कैल्शियम हड्डी को चाहिए, गादी को नहीं। इधर गादी है, उसको कैल्शियम की जरूरत नहीं है, ध्यान देना बात पे। कैल्शियम गादी पे नहीं काम करता, हड्डी पे काम करता। बीमारी क्या है? गादी की है। आप बैठो, बीच में से पीछे नीचे से कुर्सी निकाल दी जाए, गादी गिर जाओगे ना, बस वैसे ही गादी निकल गया, आदमी चल नहीं सकता, लड़खड़ाने लगता है। ऐसी बात है, सिंपल। ये गादी जो है, इसको कार्टिलेज कहते हैं। हमारे शरीर में 206 हड्डी है, हर हड्डी के बीच कार्टिलेज होता है। दुनिया का साइंस ये मानता है कि गादी गई तो गई। इसको वाजपेयी की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी का नाम आज से, अभी से वाजपेयी है। हाँ, क्या हुआ है? वाजपेयी बोल सकते, क्या प्रॉब्लम है? पॉपुलर करना है तो कर दो हिंदुस्तान में। आजकल वाजपेयी हो गया, बहुत परेशान है। एक दिन मरीज ऐसा ही कहेगा आने वाले समय में। हाँ, तो सरप्राइज नहीं, आप कर सकते हैं पॉपुलर, आपके हाथ में सब गेम है। चलिए, तो जब ये गादी घिसती है तो ये हड्डियां नजदीक आने लगती है, नजदीक आती है। ये नजदीक आएगी, उसकी वजह से दर्द होता है और आदमी चल नहीं पाता है। ये देखिए, हालत ऐसी हो जाती है। ये तो थोड़े बूढ़े लोग लिए मैंने, इसे भी कम उम्र वाले की यही हालत हो जाती है इस बीमारी में। चलने में हालत खराब हो जाती है। पैर की पोजीशन भी देखो, इतना पहले जब उम्र कम रहती है, गादी नहीं घिसी तो पैर खूबसूरत रहता है। अब देखो स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, पैर की हालत भी खराब हो गई है। ये देखिए, थोड़े से पैर ऐसे बेंड हो चुके, ऐसे बेंड हो चुके, और यहां से ऐसे बेंड हो चुके, ऐसे बेंड हो जाते पैर, थोड़े से अंदर बेंड होते। ऐसा पैर देख के भी आप तुरंत बता सकते हैं कि इसकी गादी गिर गई है। तो घुटने की बीमारी इतनी कॉमन है, लेडीजों में ज्यादा पाई जाती है। इसकी कॉमन वजह एक तो यह है कि घुटने का 100% यूज नहीं करते, खड़े रह के किचन में काम करते। पुराने समय में याद करिए, लेडीज लोग रोटी बनाती थी। रोटी कैसे बनाते? एक पैर को ऐसा रखो, एक पैर को खड़ा रखो, फिर रोटी बेलते। ऐसा पैर बैठ के रोटी बेल सकता है क्या कोई? नहीं बेल सकता है। तो तब घुटना 100% यूज होता था।
अच्छा, फिर वो जो मसाले की जो बोतलें होती थी ऊपर होती थी, कई बार उठना बैठना भी होता था। अभी मसाले की बोतल सामने होती है, ऐसे सामने से निकालते, पहले ऐसे बैठ के निकाल, खड़े होके निकालते थे, अब ऐसे निकालते, पहले ऐसे निकालते थे उठ के। तो घुटने का यूज वैसा नहीं करे। होता क्या, लगातार ये घुटना जो है थकता है, खड़े रहने से थकता है। आपको देखिए, अनुभवी हो, ट्रेन में जब ट्रैवल करते हो, बैठने नहीं मिले तो आपके घुटने थकते कि नहीं? ये मसल थक जाते हैं। जब ये मसल बहुत थकेंगे, बहुत थकेंगे, बहुत थकेंगे, तो थकेले मसल के अंदर कोएंजाइम कम होने लगता है, सीओक्यू कोएंजाइम कम होने लगता है। जब कोएंजाइम कम होने लगेगा तो लुब्रिकेंट कम बनेगा। लुब्रिकेंट क्या करता है? ये गादी को ग्रीसिंग करते रहता है, ऑयलिंग करते रहता है, जिसकी वजह से घिसती नहीं है गादी को। जब ये लुब्रिकेंट कम बनेगा तो क्या होगा? ये ड्राई होगा। जैसे ड्राई होगा तो हड्डी इसके ऊपर टकराती है, धीरे धीरे उसके ऊपर की लेयर जाती है, फिर अंदर की गादी डैमेज होती है। एक लेयर होती है, उस गादी के ऊपर एक लेयर भी होती है, और इस तरह आर्थराइटिस डेवलप होना शुरू होता है। तो शुरू में तो क्या होता है, थोड़ा दर्द होता है तो इंसान ध्यान नहीं देता है, उसको होता है ठीक है थोड़ा दर्द हो रहा है। जब थोड़ा ज्यादा दर्द होता है तो कभी आराम कर लेता है, फिर और थोड़ा दर्द होता है तो कोई डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कहता है ठीक है तुम्हें घुटने में दर्द है, तुम्हें कैल्शियम खाना चाहिए, कैल्शियम की कमी है, वो कैल्शियम खाता है। फिर धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है प्रॉब्लम, बढ़ते जाता है प्रॉब्लम, और बढ़ गया, गैप बढ़ते ही जाएगा जो भी इलाज करो। फिर फिजियोथेरापी करते कोई, और आगे चल के घुटना बदलना पड़ता है। उसको कहते हैं नी रिप्लेसमेंट, यानी आर्टिफिशियल जॉइंट लगाओ, ये फाइनल है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जिस लकड़ी पे आप स्क्रू लगाने वाले हैं वो लकड़ी मजबूत नहीं रहेगी तो वो ऑपरेशन काम आएगा। तो जब आर्टिफिशियल जॉइंट बैठाते हैं तो ये हड्डी मजबूत चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ जब इसमें कैल्शियम कम हुआ रहेगा तो वो जॉइंट सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन मान लो आज हड्डी ठीक है, घुटना नया लगाया, बदली किया, लेकिन कल तो हड्डी में गड़बड़ होगी तो 50 साल का आदमी, 55 साल का, 60 साल का अगर नी रिप्लेसमेंट करता है, फिर 10-15 साल बाद क्या होगा? ऑब्वियस प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पर्सनली टच नहीं हुआ है वैसे केस रेयर मिलेंगे, लेकिन घुटने के केस में मिराकल इन प्रोडक्टों के रिजल्ट आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लगेगा? साइंस मानता है गादी वापिस नहीं बनता है, और सारा खेल तो गादी का है, यस और नो? तो गादी को वापिस बनाने वाला एक प्रोडक्ट है सामी के पास। क्या है वो? IgG+। कैसे? IgG+ के अंदर एक स्पेशल मॉलिक्यूल है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। जस्ट गूगल में टाइप करना कभी, अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 टाइप करो, बाजू में कार्टिलेज टाइप करो। रिसर्च दुनिया का बताता है कार्टिलेज वापिस बनता है, कार्टिलेज वापिस बनना शुरू होगा, रिपेयर होना शुरू होगा। अभी आप बोलोगे कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? आज खाया कल बन जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी है, इसका वक्त है साइंस ने 30 से 36 महीना। 30 से 36 महीना। मान लो एक 60 साल का आदमी जिसके घुटने में फाइनली हड्डी टच नहीं, लेकिन बहुत खराब है, वो खा रहा है, जो सारे प्रोडक्ट रिकमेंड उसकी बात कर रहा हूं, सारे प्रोडक्ट कवर करके, फिलहाल मैं बीच में से बोल रहा हूं। जब वो 63 का हो जाएगा तो उसके घुटने की पोजीशन 55 साल वाली हो जाएगी। जब वो 70 साल का हो जाएगा, ध्यान देना 10 साल खाने की बात की मैंने, जब वो 70 साल का हो जाएगा तो उसके घुटने की पोजीशन 45 जैसी हो सकती है। लेकिन किसी में दम है क्या? 10 साल खाने का, 5 साल खाने का, 2 साल खाने का। लोग तो सोचते 3 हफ्ते से खा रहा हूं, खा भी मत, खाने का ही नहीं, 3 हफ्ता खाने का है तो कुछ नहीं होने वाला। जो बीमारी दुनिया में ठीक ही नहीं होने वाली है, और वो 3 साल में भी ठीक होती है, तो जिंदगी की कीमत क्या है? कुछ नहीं। जिंदगी की कीमत ही कुछ नहीं है। आप समझो जिंदगी क्या है। तो
IgG एक एक गोली 3 बार। अब ऐसे मरीज को अपने एक प्रोडक्ट है, साथ में उसकी हड्डी को भी स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए, कैल्सीडिमेक्स। कैल्सीडिमेक्स में कैल्शियम एंड विटामिन डी का कॉम्बिनेशन है, कैल्शियम एंड विटामिन डी का कॉम्बिनेशन है। सुबह नाश्ते के बाद और शाम को चाय नाश्ते के बाद लेने का। इसको अलग से लेने में मजा है, अलग से लेने का, अलग। IgG खाली पेट चूसने का, कैल्सीडिमेक्स सुबह और शाम को नाश्ते के बाद। नाश्ते का मतलब क्या होता है? एक चाय पिया, एक बिस्किट खाया, उसे भी हम नाश्ता कहते हैं। आप किससे नाश्ता कहते हैं आपको मालूम? हाँ, चलिए, ओके। फिर एक प्रोडक्ट है कंपनी का R3 पावर। इसके अंदर कंपनी का रिसर्च बेस्ड मॉलिक्यूल है बोसवेलियन। ये बोसवेलियन की खोज सामी ने की है। आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, जो प्रोडक्ट लिख के देंगे उसमें बोसवेलियन ही होता है, और बोसवेलियन सामी सप्लाई करता है मैक्सिमम लोगों को, और सबको समझ। क्योंकि गूगल अंकल को अगर पूछेंगे कि बोसवेलियन खोज किसकी है, तो अंकल कहेंगे ये तो सामी ने ढूंढा है। अभी ऐसा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो कुछ दवाई के नाम मैं स्टेज पे से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो डॉक्टर लोग लिख के देते हैं अपनी R3 से भी महंगी दवाई है, मॉलिक्यूल वही है। उल्टा इसमें दो चीज ज्यादा है। क्या दो चीज ज्यादा है? इसमें टेट्राहाइड्रोकुरकुरमीन और बायोप्रीन है, जिससे बोसवेलियन और ग्लूकोसामाइन का पूरा फायदा होगा। तो मार्केट की गोली से ये एक गोली मार्केट की 1.5 गोली, और ये एक गोली की प्राइस उस एक गोली से कम है। तो R3 पावर एक एक गोली 2 बार, ध्यान दो, 2 महीना खाने का, 2 महीना बन जाएगा, लगातार चलते रहने का। ऐसा पहले 2 प्रोडक्ट लगातार, ओके। अब जो भी घुटने का मरीज है जनरली 40 साल के ऊपर का होता है, यस और नो? हाँ, तो CO2 2 बार लगेगा, बायोप्रोटेक्टर 2 बार लगेगा, स्पिरुलिना 2 बार लगेगा। ये हो गया घुटने में सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट। अगर मरीज 3 महीना खाता है, अगर उसको अच्छा लगेगा, फिर उसके पॉकेट को अच्छा नहीं लगता है, तो उसको बोलो 3 महीना 2 बार पॉकेट को अच्छा नहीं लगेगा, तो अभी से सोच लो आपको 3-4 साल खाना है। अगर दम है तो 10 साल खाओ, जिंदगी की मजा लो, आगे भी खाते रहो, जिंदगी की मजा लो। 60 साल का आदमी 70 साल तक खाते रहे, फिर क्या होगा आप सोच नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है? जान जलती है इंसान की, किस चीज के लिए पता है? खुद के ऊपर खर्चा करने के लिए। आप मोबाइल खरीद सकते 30,000 का, 2 करोड़ का घर खरीद सकते, 20 लाख की गाड़ी में घूम सकते हैं। 20,000 खरीदने का जिगर नहीं है तो सब कचरा है आपका, वो सब कचरा है, वो सब आपका जो आपने खरीदा है। क्योंकि जिस दिन दर्द होगा ना, वो कचरा ही दिखता है, अच्छा नहीं लगता। क्लियर? कोई डाउट? चले आगे, चलिए। अभी कमर दर्द। देखिए, हमारे यहां एक कहावत है कि बेचारे को 4 लड़की कमर ही टूट गई, बेचारे को इतना बोझा फैमिली का, कमर ही टूट गई, बेचारे को बिजनेस का इतना बोझा है, कमर ही टूट गई। तो कमर का एग्जांपल यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। देखिए, हर बीमारी की कहीं ना कहीं साइकोलॉजी है। जिसके घुटने में तकलीफ होती है ना, उसके अंदर फियर रहता है, फियर, डर। तो कमर दर्द यानी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। पैसा है तो चले जाने का डर, नहीं है तो नहीं आने का डर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, कमर दर्द। अब जो ये कमर है, ऐसा दर्द शुरू होता है, यहां हो रहा है दर्द। देखिए, तो ऊपर वाले ने ये स्पाइन बनाई है, स्पाइन। ये 33 वर्टेब्रे की होती है, 33 मन के होते हैं। कई ओल्ड मरीज आते हैं और क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब, मन का घिस गया है। मैं कहता हूं सही बात है, मन का भी घिस गया और मन का भी घिस गया है।
इसी को कहते बुढ़ापा। ठीक है, तो आप चाहते कि मन का घिसे नहीं। ठीक है, तो ये 33 वर्टेब्रे होते हैं, सर्वाइकल के 7 होते हैं, थोरेसिक्स के 12 होते हैं, लंबर के 5 होते हैं, सैक्रम के 5 होते हैं, कॉकिस के 3 होते हैं। इस तरह मैं क्यों बता रहा हूं, इसका एक कारण है। स्पाइन में जब प्रॉब्लम होता है ना, तो ये C7 और T1 उसके बीच होगा, या तो C6 और 7 के बीच होगा, जंक्शन पॉइंट के एक ऊपर और जंक्शन पॉइंट। यहां प्रॉब्लम होगा तो L1 D12 और T12 बोल सकते हैं, D12 भी डोर्सल भी बोलते हैं उसको। तो T12 और L1, T12 और L1 और T11 12 जनरली देखा गया है। और नंबर में L5S1 और L4 5 कॉमनली यही मिलेगा आपको। तो जब कमर में दर्द होता है किसी इंसान को, तो 2 प्रकार की बीमारी कॉमनली पाई जाती है, 3 प्रकार की बीमारी। एक बीमारी का नाम क्या है, लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस। मैंने कहा है, आप पहले दिखाया था कि आइटिस जहां लगता है उसका मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी कि कमर के स्नायु में स्वेलिंग आया है, स्पाज्म हो गया, इसलिए कमर दर्द हो रही है। एक्सरे नॉर्मल है, जब एक्सरे नॉर्मल रहता है और कमर दर्द हो रहा है तो स्नायु का दर्द है, उसे लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस कहते हैं। कमर दर्द का दूसरा कारण 2 मनके के बीच की गादी जो है, 2 मनके के बीच की गादी घिसने लगती है, नजदीक आते हैं, वो स्पॉन्डिलोसिस। और तीसरा कारण स्क्रीन पे बताया मैंने, वो कारण यह है कि गादी यहां नॉर्मल है, ये गादी हट के यहां आ गई, गादी यहां से हट गई, इसको हर्निएशन भी कहते हैं या तो स्लिप डिस्क भी कहते हैं। अलग अलग डॉक्टर अलग अलग भाषा में कहेंगे, या स्लिप डिस्क कह सकते हैं, नाउस कॉम्प्रेशन कह सकते हैं, हर्निएशन ऑफ डिस्क कह सकते हैं, लेकिन बात एक ही है। अब ज्यादातर किस्से ऐसे आते हैं, गादी जगह से हट गई, स्लिप डिस्क का हो या नाउस कॉम्प्रेशन का हो, ये बहुत किस्से मिलेंगे आपको। अब ऐसी कंडीशन में इलाज के तौर पे क्या है, बेड रेस्ट, यानी बेड रेस्ट, बुरा रेस्ट। तो बेड रेस्ट हमेशा बेड होता है, क्यों? क्योंकि हमारी एक ऐसी सिस्टम है, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं कि अगर बेड रेस्ट आपको रिकमेंड किया तो आपके घर में जो सबसे जल्दी आदमी है वो भी उतना ही बेड रेस्ट ले, 2 मरीज हो जाएंगे कमर के। हाँ, सिंपल सी बात है। अगर आप मरीज नहीं हो और आप बेड रेस्ट लीजिए ना, बेड रेस्ट का मतलब सोते ही रहने का 24 घंटा, छोटे डाउट बड़े डाउट सारे डाउट बेड पे क्लियर करने का, लघु शंका दीर्घ शंका, छोटे डाउट बड़े डाउट सब बेड पे। तो क्या होगा, अच्छा आदमी भी मरीज बन जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा हाथ बैंड नहीं करते हैं 3 महीने तक, तो बैंड नहीं होगा, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बॉडी जब मूवमेंट में रहनी चाहिए। बेड रेस्ट की परिभाषा मेरे दृष्टिकोण से समझ लीजिए पहले, और उसी को फॉलो करने का। बेड रेस्ट का मतलब क्या होता है, दौड़ने का नहीं, फास्ट सीढ़ी उतरने का नहीं, सामने झुकने का नहीं, वजन उठाने का नहीं, जितना आराम से चल सकते चलो, जितना बैठ सकते बैठो, जितना सो सकते सो लो, बस यही है बेड रेस्ट। यही केयर चाहिए उसको। जब रिक्शा में बैठते हो तो आपको समझने का रिक्शा आप चला रहे हो, ध्यान बरोबर रोड पे रखने का, क्योंकि जब खड्डा आएगा तो बोलने वाला नहीं, आपको ध्यान रखने का, उस तरफ बैठने का रिक्शा में। लेकिन अचानक आपको झटका लगता है, क्यों? आप दूसरे ख्यालों में रहते हैं, आपका ध्यान कहां रहता है उस वक्त? रोड पे रखो, लेफ्ट राइट मत रखो, प्रॉब्लम वही होती है। एक तो कमर दर्द है, ऊपर से ध्यान इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, कर दर्द बढ़ेगा। ओके, अब ऐसे मरीज को फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है, जगने लगे वगैरह फॉलो करना है। अब इसमें प्रोडक्ट क्या हेल्प करेंगे? जैसे घुटने के केस में मैंने कहा था, को एंजाइम जब कम होता है तो स्नायु वीक होते हैं,
तो जब कमर के स्नायु में सीओक्यू जब कम होगा तो कमर के स्नायु में प्रॉब्लम होगा। मैं आपको सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, जिसकी भी उम्र 35 साल के ऊपर है, ऐसे आदमी के साथ बाइक कार 8 घंटा ट्रैवल करके देखो, मैक्सिमम लोग हिलते ही रहेंगे, उसको कमर दर्द नहीं है, लेकिन उसके स्नायु में सीओक्यू कम हो चुका है। तो बहुत पहले कुदरत सिग्नल देती है हर बीमारी के पहले, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। तो कोई भी कमर की बीमारी के बहुत पहले उसके स्नायु में प्रॉब्लम आता है सीओक्यू की कमी से। फिर आगे चल के क्या होता है, कमर के स्नायु में सीओक्यू कम होगा तो कमर में प्रॉब्लम होगी, सर्वाइकल में कम होगा तो सर्वाइकल में प्रॉब्लम होगी। इसलिए सबसे पहले उसे क्या चाहिए, सीओक्यू। सीओक्यू कैसे दिया जाता है, 30 के बाद 1 गोली, 40 के बाद 2। क्लियर। अब इसको क्या चाहिए, R3 पावर। R3 पावर क्यों चाहिए, R3 पावर ये गादी के ऊपर काम करेगा ना, बोसवेलियन, बराबर। अब इसको चाहिए कर्कुमिन, यहां रिपेयर करना है, हीलिंग करना है, कर्कुमिन दीजिए। मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ओमेगा, ओमेगा भी मसल्स पे काम करता है। और बायोप्रोटेक्टेंट, अगर मरीज कहता है कि मैं शरीर के लिए खर्चा करने तैयार हूं तो आईजीजी भी दे सकते हैं। इस तरह से कमर के मरीज को आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। चलो आगे चलिए, ये देखिए, ये एमआरआई है। इस तरह देखिए, ये गादी जो है आपको दिखेगी, एमआरआई इस तरह का होता है, दिख रहा है ये पोर्शन। ये पूरा जो कैनाल है ऐसा पूरा स्ट्रेट चलना चाहिए। देखो इधर भी निकल आया बाहर, बराबर। ये जो व्हाइट इधर है ऐसा इधर होना चाहिए था, ये जो व्हाइट इधर है ऐसा इधर होना चाहिए था। अभी हम बात करेंगे गर्दन के दर्द की, सर्वाइकल। आपको बात बता दूं कि कमर और गर्दन की दर्द लाइफस्टाइल डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसीज। जो लोग लगातार बैठे रहते हैं उसे कमर दर्द होता है, और जो बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं उसको सर्वाइकल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इन दिनों लगातार कंप्यूटर वर्क करने वाले लोग बढ़ चुके हैं, इसीलिए उन लोगों को ये बीमारी होने के चांस ज्यादा, इसलिए कि लगातार ऐसे काम करते करते ये स्नायु जो है स्टीफ होने लगते हैं। उसके बाद स्नायु में प्रॉब्लम आएगा। फिर जिस तरह कमर में सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वैसे सारे के सारे प्रॉब्लम गर्दन में क्रिएट होते हैं। वही कमर वाले, जैसे दो मनके के बीच गादी गिरेगी तो स्पॉन्डिलोसिस, मसल जकड़ जाएगी तो स्पॉन्डिलाइटिस, गादी वहां से हट जाएगी तो उसको स्लिप डिस्क कह सकते हैं, नोज कंप्रेशन या हर्निएशन कह सकते हैं। वो सारे प्रॉब्लम वही क्रिएट होते हैं। तो वही प्रोडक्ट रिकमेंड करें सेम जो कमर दर्द के लिए, क्योंकि बीमारी एक ही है, एरिया अलग है, खाली बस एरिया अलग है, बीमारी तो वही है ना, एरिया बदल गया लेकिन आपका इलाज बदलेगा नहीं। उसको भी ध्यान वही रखने का, इसको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने का, लेफ्ट राइट नहीं देखने का ज्यादा। हाँ, इसको तो वो भी रेस्ट्रिक्शन, कमर वाला तो उतना तो कर सकता है। ये देखिए इस तरह ये सर्वाइकल जो होता है, पता है ये रीढ़ की हड्डी बड़ी गजब की है। थोड़ी सी बात आउट ऑफ वे यहां फिर से कहना चाहूंगा, जरूरी है। हमारा ब्रेन, ध्यान दो, बहुत काम की बात, हमारा ब्रेन और हमारे ऑर्गन, ऑर्गन मतलब हार्ट, किडनी, स्टमक, आंतड़ी वगैरह वगैरह ऑर्गन, हमारा ब्रेन और हमारे शरीर के ऑर्गन आपस में बात करते हैं, आपस में बात करते हैं। कौन से नहीं, वाया स्पाइनल नर्व्स, जो नर्व्स मनके के बीच से निकलती है। 33 मनके हैं लेकिन 31 जोड़ी नर्व्स की स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती है जो ऑर्गन की ओर जाती है। तो वो स्पाइनल नर्व्स के थ्रू वाया स्पाइनल नर्व हमारा ब्रेन और एन ऑर्गन आपस में बात करते हैं। मान लो आप शादी में गए और आपने खाना बहुत खा लिया, तो आपका स्टमक बोलेगा यार मैंने खाना ज्यादा खाया। ब्रेन बोलेगा चिंता मत कर, थोड़ा केमिकल में ज्यादा बनाऊंगा।
तेरा खाना मैं पचा दूंगा, और बच जाता है। एक आदमी ने थोड़ा ज्यादा पिया है, चिंता मत कर, लिवर और किडनी को मैं बोलता हूं ठीक करने के लिए, भले तूने ज्यादा पिया है, वो बोलेगा, और ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है, हमारी स्पाइन ठीक नहीं रहने से क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई मसल्स पे दबाव आ रहा है। उस दबाव के कारण जहां दबाव आएगा पर्टिकुलर नर्व पे, उसकी वजह से वो नर्व जिस ऑर्गन को जाती है, वो ऑर्गन और ब्रेन आपस में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो स्टमक बोल रहा है, यार हेलो मैंने थोड़ा ज्यादा खाया है, बोला सुना ही नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है, फिर क्या, नहीं सुनाई बचेगा नहीं। मैं सिंपल सी बात कहूंगा, छोटे बच्चे का एग्जांपल लीजिए। छोटा बच्चा खाना खाता है, खेलने चले जाता है, उसको पता ही नहीं क्या खाया, खा के भूल गया। खाना तब पचता है खा के भूल जाओ, लेकिन आप तो याद आते, यार 2 वड़ा पाव खाया, बचेगा कि नहीं। अरे खाते खाए को इतने डरते हो तो खाओ ही मत, खाओ और भूल जाओ, खत्म कहानी। ये खाने के बाद याद रखता है ना, उसी को पचता नहीं है। तो यार आदमी तो ठीक नहीं, खा के भूल जाते। हाँ, किसी के घर जाओ, खाना खा भूल जाओ, बढ़िया है कि नहीं। याद रखने से प्रॉब्लम है। ये ट्रेनिंग के दौरान ऐसी बहुत सारी बात बोलते रहूंगा, जो काम की है, हकीकत में काम की। चलिए क्लियर। चलिए, एक बीमारी है लेडीजों में ज्यादा पाई जाती है, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि बोन के अंदर पोर यानी कि छेद बढ़ जाने। छेद तो होते हैं छोटे छोटे, वो बड़े हो जाते हैं। क्यों बड़े होते हैं? बोन में से कैल्शियम निकलने लगता है। यह ऐसा होने की वजह एक उम्र के बाद लेडीज के अंदर हार्मोनल चेंज आता है। लेकिन आप ये मत समझिए सिर्फ ये लेडीजों को होता है, ऑस्टियोपोरोसिस आदमियों को भी हो सकता है और होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की परिभाषा यह है कि बोन में से कैल्शियम कम हो रहा है, कम हो रहा है। आगे चल के बोन की पोजीशन ये होती है कि बोन चौक जैसी हो जाती है। कहीं छोटा सा जंग लगा, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो बोन टूटती है। आपको बुजुर्गों में कई किस्सा मिलेगा, बाथरूम में स्लिप हो गए और ये जॉइंट टूट गया। देखिए इधर टूटा हुआ बताया, जॉइंट टूटता है था ये हिप बॉल। जब ये हिप बॉल टूट गया तो ये हिप बॉल को निकाल देते, यहां से कट करके यहां से पूरा ऐसा आर्टिफिशियल मेटल का बिठाया जाता है। ऑपरेशन करके मेटल का बिठाया जाता है हिप बॉल। जब वो टूट जाता है तो उसको वापस सिलाई मिलाई नहीं होती, वो हाँ ना वो ज्वाइंट होता है वापस, वो फेविकोल नहीं चलता हुआ, वो बंद भी कर देते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करना। क्या है हार्मोनल इंबैलेंस? लेडीजों में होता है ऐसा नहीं, आदमियों में भी होता है। जिसको भी ऑस्टियोपोरोसिस है सबसे पहले उसको आईजीजी लेना है। आईजीजी के अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर है जो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम पे काम करके हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करेगा। उसको कैल्सिडीमैक्स लेना है कैल्शियम के लिए। उसको R3 पावर लेना है, साथ में पूरी मजबूत बनाना है। और उम्र के हिसाब से कोएंजाइम, बायोप्रोटेक्टेंट, स्पिरुलिना भी लेना है। और प्रोटीन लेना है। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों प्रोटीन लेना है मैं आपको बताऊं। नोबेल प्राइज वाली बात करूंगा, मैं ले लेता हूं, कोई देगा तो नहीं। मैंने बहुत नोबेल प्राइज लिए है, खुद ही ले लेता हूं, मेरी खासियत है। चलिए नोबेल प्राइज वाली बात बताने जा रहा हूं। हमारे बॉडी वेट का 40% वेट प्रोटीन का है। क्लियर? आज तक ये कंसेप्ट भी दुनिया ने नहीं सोचा कि बोन के प्रोटीन के बारे में। नोबेल प्राइज बोन के प्रोटीन के बारे में। जब आप प्रोटीन लोगे तो बोन में भी तो प्रोटीन कम होता है, उसको भरना पड़ेगा ना भाई। ये कोई सोचता ही नहीं है। तो प्रोटीन से भी बोन बढ़िया होती है, इसलिए प्रोटीन लीजिए।
साथ में। जो भी मैंने डोज बताया उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि शरीर से कीमती कुछ है ही नहीं, वो लेना है। क्लियर? चलिए, गाउट, डाउट मत पड़ना डी लगा के। गाउट, एक आदमी बोलता है पेशेंट को डाउट हो गया। अरे मैं कहा डाउट नहीं भाई, गाउट आज की बात है वो, इसीलिए मैंने बोला ये। चलिए, गाउट क्या होता है? ये खानदानी भी आता है, दादा को या पिताजी को होगा तो बच्चे में आता है ये। गाउट में होता ये है कि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसकी टेस्टिंग होती है ब्लड की। सुबह खाली पेट ब्लड टेस्ट कराइए, यूरिक एसिड टेस्ट मैक्सिमम 5.7 तक होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये 5 के करीब रहना चाहिए बॉडी में, 5 के करीब। जब ये 5.7 को क्रॉस कर जाता है तो पेन होता है। वो जो यूरिक एसिड की खासियत क्या रहती है, वो जॉइंट में पड़ा रहता है। जनरली लोगों को अंगूठा या एड़ी में गाउट का अटैक आता है। अचानक ऐसा दर्द होता है कि आदमी चलना भी मुश्किल होता है उसका। फिर 3 दिन तक ऐसी हालत रहेगी, चौथे दिन बेटर होने लगता है। फिर एक इंटरवल के बाद अटैक आता है। ऐसा बार बार अटैक आता है। इसके लिए एलोपैथी में एक ही सॉल्यूशन है, एक मेडिसिन होती है ज़ाइलोलिक, वो खाते रहना पड़ता है। फिर बंद करो तो मैक्सिमम केस में फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ऐसे भी मरीज हमने देखे कोई 17 साल से खा रहा है ज़ाइलोलिक नाम की मेडिसिन, 17 साल से खा रहा है, ऐसे भी मरीज देखे। लेकिन इससे परमानेंट छुटकारा पाना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके अंदर खान पान इंपॉर्टेंट होता है। क्या नहीं खाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। तुअर की दाल होती है ना, अरहर की दाल, तुअर की दाल, गुजराती लोग बहुत खाते हैं, बाकी लोग तो दूसरी दाल खाते, लेकिन तुअर की दाल जो होती है खाते हैं सभी लोग। हाँ, वो खाने का ही नहीं, आपने नहीं, कुछ मरीज ने। नंबर 2, चिकन एंड मीट नहीं खाने का। फिश खा सकते हैं, नॉनवेज वाले फिश खा सकते हैं। नमक कम, नमक कम। देखो इस टाइप की बीमारी वाले को नमक वैसे ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप देखना, कभी देखिए स्किन डिसीज का मरीज, जिसका बाल चढ़ रहा है, ऐसे सब मरीज देखो नमक उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं जो ज्यादा ही नमक खाता हूं, दिन रात आंख बंद करके बोलो तुम नमक ज्यादा खाते हो, मानेगा उसको चाहिए, मजा नहीं आता। चलिए, अब ये यूरिक एसिड यहां पड़े पड़े जब ये बीमारी हो जाती है पुरानी, तो क्या होता है, ये कार्टिलेज को तो डैमेज कर ही देगा, लेकिन ये बोन के स्ट्रक्चर को भी डैमेज करता है, खा जाता है। एसिड क्या करता है, गला देता है सब, वो खाने लगता है। इसलिए देखो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा कहीं, इस तरह का टेढ़ा, उसको बोलते हैं गाउट। अब वो डैमेज होने बहुत स्वाद लगते हैं, लेकिन कोई मरीज चाहता है कि इस गाउट में से बचना है, तो लिखिए, पहले तो उसको एज ग्रुप प्रोडक्ट दे दो। एज ग्रुप प्रोडक्ट आप जानते हैं, बराबर। फिर इस प्रॉब्लम में हेल्प करने के लिए कर्कुमिन, ओमेगा, लिवस्ट्रॉन एंड टॉक्सी। कर्कुमिन, ओमेगा, लिवस्ट्रॉन एंड टॉक्सी सब 2 बार, टॉक्सी 1 बार। टॉक्सी तो 1 महीना खाना रहता है, पता है आपको। लिवस्ट्रॉन 2 बार, 1 महीना खाओ, और बाकी रेगुलर खाने का। पानी ज्यादा पीना है, खाने में चेंज लाना है, और रेगुलर हर 2 महीने में यूरिक एसिड चेक करने का। इस तरह चलते रहना है, आगे चल के ये रिकवरी आने की पूरी संभावना है। डायबिटीज, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी डायबिटीज। हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 डायबिटीज में है। WHO ने 2006 में कहा था, क्या कहा था, पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज के मरीज हो गए 2010 में उतने ही हिंदुस्तान से हो गए, और हमने ये करके बताया। अरे ये कोई करके बताने की बात थी क्या, फिर करके बताया।
हिंदुस्तानी है ना, चैलेंज ले लेते, बाद में समझ में आता है। ठीक है, तो ये हम लोग आज हालत ये, लेकिन पता आज बड़ी समस्या क्या है, लोग बेपरवाह जी रहे। जितने लोगों को डायबिटीज है उतने ही लोग लाइन के उस बाजू खड़े हैं जो लाइन क्रॉस करने की तैयारी में डायबिटीज होने वाला है। तो जितने डायबिटीज के मरीज है उतने ही मरीज और है जो डायबिटीज के बॉर्डर लाइन पे, लेकिन पता ही नहीं क्यों। इसलिए कि इस प्रकार की कोई चेकिंग कराते ही नहीं है। कुछ चेकिंग ऐसी होती है प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन हम क्या सोचते, जाने दो ना, इंसान तब जाके चेकिंग कराता है जब उसकी हालत बहुत खराब होती है। जब हालात अच्छे हो तो ध्यान दोगे तो हालत खराब नहीं होगी, और हालत खराब होगी तो हालात नहीं सुधरेगा आपका, इसलिए ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसमें होता ही है कि हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है, उसको पैंक्रियास ग्लैंड कहते हैं। इसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं। हर डायबिटीज का मरीज यूनिक है, उसमें से कुछ बीटा सेल्स डेड हो जाते हैं, कुछ वीक हो जाते हैं, कुछ हेल्दी रहते हैं। हर आदमी का ये तीनों बिरादरी का रेशियो अलग रहता है, किसके कितने डेड हुए, कितने वीक हुए, कितने हेल्दी है, इसीलिए हर डायबिटीज का मरीज यूनिक रहता है। डायबिटीज टोटल दो बिरादरी में डिवाइड होती है। डायबिटीज की एक बिरादरी उसको टाइप 1 कहते हैं, टाइप 1, और दूसरा है उसे टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 का मतलब क्या है और टाइप 2 का मतलब क्या है? टाइप 1 का मतलब यह है कि जिस इंसान को इंसुलिन लेकर अपनी शुगर को कंट्रोल करनी पड़ती है वो है टाइप 1। क्लियर? और जो लोग अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए गोली खाते हैं और उनकी शुगर कंट्रोल रहती है वो है टाइप 2। क्लियर? चलिए, अब डायबिटीज में टोटल 4 किस्म के मरीज होते हैं। 4 किस्म के मरीज डायबिटीज के होते हैं। एक वो मरीज होता है जो बच्चे को होता है, उसको जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। कभी 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, कभी 3 साल की उम्र में पता चलता है, उसको जुवेनाइल डायबिटीज। उसके अंदर पैंक्रियास में मेजर डिफेक्ट रहता है। ऐसे मरीज को इंसुलिन ही लेना पड़ता है, तो उसको कौन सा कहेंगे? टाइप 1। अरे आप तो होशियार है ना, मतलब टाइप 1 कहेंगे उसको, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, दूसरा मरीज वो होता है जो खानदानी डायबिटीज, खानदानी प्रॉपर्टी, पेरेंट से मिला है। ये खानदानी डायबिटीज 22 से 32 साल की उम्र में जनरली बॉडी में आ जाती है। कौन सी उम्र में? 22 से 32 में आ जाती है। जब डायबिटीज पता चल गई और डायबिटीज एक लिमिट तक है और वो गोली से काबू में आएगी तो उसे क्या कहेंगे? टाइप 2। लेकिन डायबिटीज बहुत ज्यादा है उस इंसान की और उसको इंसुलिन ही लेना पड़ता है तो टाइप 2। यानी खानदानी डायबिटीज वाला टाइप 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, डिपेंड उसकी शुगर कितनी है। क्लियर? यानी खानदानी डायबिटीज वाला यहां पे भी आ सकता है या यहां पे, डिपेंड। इंसुलिन लेना पड़े उसको तो टाइप 1, गोली से कंट्रोल हो तो टाइप 2। क्लियर? चलिए, नहीं वो इसी पे बोलना है, मैं बेकार में आगे बढ़ा। ओके, डायबिटीज के तीसरे किस्म के मरीज जिसको 30 साल से 45 साल के बीच शुगर आ जाती है, ये खानदानी नहीं होता, ये होता है ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस, टेंशन भी नहीं, मैं स्ट्रेस कहूंगा, स्पेशली स्ट्रेस पे बात दूंगा। टेंशन के लिए तो वजह होती है, पैसा रुक गया, वजह थी, टेंशन आ गया तो खत्म। जब कोई वजह हो तो उसे टेंशन कहेंगे, लेकिन बिना वजह से जो अंदर हलचल होती है वो है स्ट्रेस। अगर आपको रिक्शा नहीं मिल रही है तो हलचल, रिक्शा मिल गई सिग्नल पे रुक गई, लेट हो रहा है तो हलचल, मीटर बढ़ रहा है हलचल, 2 आदमी बात कर रहे तो हलचल, लिफ्ट नहीं आ रही तो हलचल, इम्पेशंस, वही है स्ट्रेस। जितने डायबिटीज के मरीज यही पोजीशन में रहते,
स्ट्रेस में रहते हैं, हरदम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तुरंत कोई बात है स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आने का नहीं। डायबिटीज अपने आप काबू में आएगा। तो डायबिटीज के मरीज को स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस से बचने का सॉल्यूशन क्या? सिग्नल पे गाड़ी अटकी, आराम से, अपने हाथ में नहीं है, रिलैक्स है क्या? लिफ्ट नहीं आ रही है, ठीक है आइए। सामने वाला चिल्ला रहा है, ठीक है चिल्ला रहा है ना। हाँ क्या कर सकते हैं आप? कोई नहीं, रिलैक्स हो जाइए, स्ट्रेस फ्री। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत साल लगते हैं उस अवस्था को अचीव करने। लोग कहते हैं मेडिटेशन करना, मैं कहता हूं भूल जाओ भाई, पहले स्ट्रेस पे तो काबू पालो। मेडिटेशन आखिरी स्टेज है, ध्यान की पहली सीढ़ी स्ट्रेस है, आखिरी सीढ़ी वो है। चलो आगे। तो डायबिटीज का तीसरे किस्म के मरीज स्ट्रेस से पैदा होते हैं, और डायबिटीज के चौथे किस्म के मरीज उसको कहते हैं एज रिलेटेड डायबिटीज। उम्र बढ़ने के साथ हर पुर्जे वीक होते हैं। साइंस की बात, कॉमर्स की बात हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। गाड़ी का पहले साल 20% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का 20% डेप्रिसिएशन, दूसरे साल 15%, तीसरे साल 10%, ऐसा होता है ना वैल्यूएशन। तो इसी तरह हमारे पुर्जे उम्र बढ़ने के साथ कमजोर होते हैं। तो किसी का पैनक्रियास अगर उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हुआ और उसकी वजह से जो डायबिटीज होता है उसे एज रिलेटेड डायबिटीज कहते हैं। ये डायबिटीज जनरली 50-55 के बाद पाया जाता है। ज्यादातर केस एज रिलेटेड वाले, ध्यान देना, ज्यादातर केस एज रिलेटेड वाले अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके ही अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई मेडिकेशन नहीं लगेगा उसको। ज्यादातर केस, मैं मानूंगा कि 50% केस में ऐसा हो सकता है। बाकी लोगों में गोली खानी पड़ेगी तो टाइप 2, कुछ केस में इंसुलिन लेना पड़ेगा तो टाइप 1। क्लियर? यानी टाइप 1 भी समझ गए, टाइप 2 भी समझ गए, डायबिटीज के वैरायटी ऑफ मरीज को भी आप समझ गए। मतलब आप डायबिटीज के आप डॉक्टर से कम नहीं रहे। ज्ञान तो आ गया ना आपको? एकदम स्पेसिफिक परफेक्ट ज्ञान आपके पास आ चुका है। अब बहुत भारी बात है, ध्यान देना अभी मेरी बात पे, बहुत ध्यान देना। देखिए ऐसा है, स्वामी ने एक अद्भुत प्रोडक्ट ढूंढा है डायबिटीज के लिए, ग्लाइका कैड। लेकिन वो देना मत। क्या रिसर्च है? 100 में से 70 लोगों का डायबिटीज ठीक हो जाता है। रिसर्च है। कौन कहता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ट्रायल लिया है। फिर भी मैं कहता हूं देना मत। क्यों? सामने वाले मरीज में तो दम चाहिए वो खाने का। क्योंकि होता यह है, 2 हफ्ते के बाद डॉक्टर साहब शुगर बढ़ गया। अरे तुम्हारे में दम ही नहीं है शुगर बर्दाश्त करने का। क्योंकि शुगर बीमारी नहीं है। पहली बात, बीमारी क्या? इंसुलिन। पैनक्रियास से इंसुलिन कम बन रहा है, वो बीमारी है। अगर दम है तो पहले जाओ सीरम इंसुलिन टेस्ट करके आओ, फिर ये प्रोडक्ट खाओ। जो रिसर्च हुआ है 2 महीने बाद आप लेके आओगे शुगर बढ़ गया, लेकिन आप ये भी तो लेके आओ ना इंसुलिन भी बढ़ रहा है अभी आपका प्रोडक्शन। तो डायबिटीज में नुकसान होगा? नहीं होगा। इसीलिए उसे समझदारी नहीं है तो हम समझदारी बताएंगे। तो हमें समझदारी क्या बताने का? उसको पहले एज ग्रुप प्रोडक्ट देने का। एज ग्रुप प्रोडक्ट जानते हो सभी लोग? क्या बात है। हाँ, आपको जिसने बुलाया उसको पूछना, वो बताएगा। क्योंकि इधर टाइम बिगड़ेगा ना, लंबा है थोड़ा। लेकिन छोड़ना मत उसको, जिसने बुलाया उसको बिल्कुल छोड़ना मत, जान खा लेना उसकी। हाँ थैंक यू। आपकी चॉइस का है इसके लिए, ठीक है। ये सोले साहब की चॉइस का है, उन्होंने बोला ऐसा टाइम लेने का, ठीक है ले लेते। चलिए ओके। तो क्या करने का? एज ग्रुप प्रोडक्ट लेने का। आईजीजी, एलेस्टॉम, एंटॉक्सी,
एज ग्रुप आईजीजी लिवस्ट्रॉन्ग टॉक्सी, लगातार खाओ, एक्सरसाइज थोड़ी करो, खाने में ध्यान दो और अपनी सोच को बोलो स्ट्रेस नहीं लेने का। गाड़ी सिग्नल पे रुकी तो उसको बोलने का, देख अभी रिलैक्स हो जा, क्योंकि वो 30 सेकंड का है ही। तुम्हारे सोचने से वो बात नहीं चलेगा घड़ी उसका, सेटिंग घड़ी का। ये ज्ञान देना चाहिए थोड़ा। अगर आप थोड़ा सा बोलोगे तो उसकी साइकोलॉजी होती है चेंज। आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन आपकी साइकोलॉजी चेंज हुई। आपको लगता है स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए, यस, तो उसको भी होगा ना। जब 2-4 महीना जाएगा उसकी रिपोर्ट बेटर आएगी, उसके बाद उसको आप ग्लाइका केयर शुरू करिए, उसको एजुकेट करते हैं फिर ग्लाइका केयर शुरू करिए। क्योंकि पहले उसको ये बोल के प्रोडक्ट देना है, ध्यान दो अभी वाली स्लाइड काम की, ये वाली स्लाइड काम की। उसको ये बोल के प्रोडक्ट देना है तुमको डायबिटीज क्यों ठीक करना है। डायबिटीज का मरीज है तो आप डायबिटीज क्यों ठीक करना चाहते हो। पहला तो उसको जवाब दो कि आप डायबिटीज ठीक करना चाहते हो, बोलेगा हाँ बोलेगा कि ना, हाँ बोलेगा। फिर उसको दूसरा सवाल पूछो, रहने दो ना यार, शुगर की गोली है ना, क्यों कम करना चाहते हो। बोला नहीं वो डायबिटीज है ना, बहुत डेंजर है। डेंजर है क्या, अच्छा ठीक है, क्या होता है उसमें, तो उसको मालूम रहता है। हाँ उसमें क्या है, आदमी अंधा भी हो सकता है, इकड़े बगा क्या बोलेगा, इसमें आदमी की आंखें जा सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, ब्रेन की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, नर्व्स की बीमारी हो सकती है। उसको मालूम रहता था और नहीं मालूम है तो बता, तो क्या बोलेगा, ये सब हो सकता है इसीलिए मैं डायबिटीज कंट्रोल करना चाहता हूं। ध्यान दो, इसीलिए मैं डायबिटीज कंट्रोल करना चाहता हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए बॉडी कैसे बनी है, सेल से बनी है। तो सबसे पहले अपने पहले 3 प्रोडक्ट किस पे काम करते, सेल्स पे काम करते। जब वो प्रोडक्ट सेल्स पे काम करेंगे तो उसके सेल हेल्दी बनेंगे, तो उसका खतरा खत्म। इसीलिए वो 3 प्रोडक्ट पहले, और बाकी जो 3 बताया मैंने, आईजीजी लिवस्ट्रॉन्ग एंड टॉक्सी, टॉक्सी बॉडी का टॉक्सिन फेंकेगा, लिवर फंक्शन स्टेटम शुगर कंट्रोल आता है, जिसकी खाने पीने की स्टाइल लिवर से चेंज होगी। और आईजीजी के अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैंक्रियास के सेल्स को रीजनरेट करेगा, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 इंसुलिन जैसा बिहेव करेगा। इसलिए ये प्रोडक्ट उसके बाद अपने ग्लाइका के आराम से सोचेंगे। क्लियर। अब इस स्लाइड को समझ लीजिए, अगर शुगर जो है 8 घंटे तक बिल्कुल खाए पिए बिना, अगर आप शुगर टेस्ट करते हैं पानी तक नहीं पीने का, और जब वो 100 के नीचे आएगा तो आप नॉर्मल हो। 8 घंटे तक कुछ खाने पीने का नहीं और शुगर टेस्ट करने का ब्लड का, ये चेकिंग जनरली लोग नहीं करते ऐसा। और 8 घंटा खाए पिए बिना आपकी शुगर 100 और 125 के बीच आती है तो आप बाउंड्री के पास खड़े हो, जब मारने की तैयारी है। वो शुगर नंबर चेक करो सुबह खाली पेट और 2 घंटे बाद, वो बाद में करने का। और 125 को क्रॉस करके आए तो आप डायबिटीज के मरीज हो। ये चेकिंग के बाद वो चेकिंग करिए सुबह खाली पेट शुगर और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला। और तीसरा चेकिंग सीरम इंसुलिन चेकिंग, ये सब करने का। चेकिंग के लिए खर्चे के लिए मत सोचो। फिर उसके तरीके, फिर फास्टिंग में वो 80 से 120, खाना खाने के बाद 80 से 140, रात को सोते वक्त 100 से 140 आना चाहिए। वो जो चेकिंग है 3 टाइम चेकिंग होती है, रात को भी होनी चाहिए चेकिंग एक्चुअली। लेकिन अपने ऐसी सिस्टम ही नहीं है, रात को लेबोरेटरी वाला बोलते हैं मैं बंद कर देता हूं। अरे काय को बंद करता हूं, हमको चेक करना देगा। लेकिन उसका सॉल्यूशन है वो जो टेस्टिंग आता ना, हाँ ग्लूकोमीटर। ओके, डायबिटीज के मरीज ने अपनी खुद की वैल्यू समझनी पड़ेगी। खुद की वैल्यू समझने के लिए उसने क्या करना पड़ेगा, रेगुलर अपनी चेकिंग करो,
दवाई का डोज रेगुलर लेने का। अगर वो इंग्लिश दवाई ले रहा है तो आपने तुरंत बंद नहीं करने का। ये प्रोडक्ट जैसे जैसे वो खाते जाएगा उसको बेटर होते जाएगा, वो चेक करते जाएगा, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके वो दवाई अपने कम होती जाएगी। एक वक्त आएगा छूट नहीं सकता है। ओके, रेगुलर एक्सरसाइज करने का और खाने पीने के प्रोग्राम पे ध्यान देने का। डायबिटीज वालों के लिए खाने पीने का प्रोग्राम मतलब क्या? हम लोग खाना खाते क्या है? हमारे फूड का मेजर पोर्शन रोटी और चावल होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट। फिर फ्रूट खाएंगे तो भी उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, शुगर है, बराबर। तो डायबिटीज वाले मरीज ने प्रोटीन को बढ़ाना है खाने में। कैसे बढ़ाएंगे? सुबह नाश्ते में स्प्राउटेड मूंग, उसको ग्राइंडिंग करो, उसके अंदर थोड़ा सा कुछ बेसन या कुछ मिला के उसका वो ऐसे डोसा बना के खाओ। क्या बोलते हैं उसको? वो खाओ, वो खा सकते हैं। स्प्राउटेड मूंग हाफ कुक करके खा सकते हैं, चने कुक करके खा सकते हैं सुबह नाश्ते में, प्रोटीन। दोपहर को खाना खाने बैठते हैं तभी आप गाजर, ककड़ी, सलाद क्वांटिटी में खा सकते हैं, बराबर। दोपहर को भी दाल या दूसरी चीजें खा सकते हैं, चना बना के खा सकते हैं, बराबर। तो इस तरह खान पान चेंज करो। कच्ची सब्जियां ज्यादा खा सकते हैं, रोटी और चावल को जितना कट करो, रोटी चावल मिठाई और फ्रूट कम करो। तो वो ध्यान दीजिए, हर 3 घंटे में खाइए कुछ, दिमाग को छोड़कर। ठीक है, क्लियर? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर देखिए, प्रेशर एक ऐसी बीमारी है, ये पतले को, मोटे को, नाटे को, किसी को भी होती है, किसी को भी हो सकती है प्रेशर। प्रेशर होता क्यों है? हमारी जो आर्टरी है उसकी इलास्टिसिटी चेंज होती है, आर्टरी की इलास्टिसिटी चेंज होती है, जिससे क्या होता है, जब हार्ट ऐसा पंप करेगा तो टाइम टू टाइम ब्रेक 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 मारता हुआ आगे जाता है। वो कितना ब्रेक हरदम मारना वो डिसाइडेड है कुदरत का। जब आर्टरी की इलास्टिसिटी खत्म होगी तो ब्रेक कम लगता है, तो आगे वाले को फोर्स ज्यादा गया, आगे वाले ने भी कम ब्रेक लगाया, आगे वाले ने भी कम लगाया, और धीरे धीरे वो चाहिए उससे ज्यादा निकल गया ब्लड आगे, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। सिंपल परिभाषा, क्लियर? अब प्रेशर होना कितना चाहिए? 120 और 80 होना चाहिए, 120/80। लेकिन कब तक? जब तक उम्र 30-35 है तब तक ही ये मिलेगा। जैसे ही उम्र 30-35 क्रॉस होती है तो ये 130/85, 130/90 को भी नॉर्मल माना जाएगा, नॉर्मल माना जाएगा। यानी कि उम्र बढ़ने के साथ 130/90, इवन 140/90 भी नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन ध्यान दो, ये 140/90 भी नॉर्मल माना जाएगा उम्र बढ़ने के साथ, लेकिन ये अगर हो गया 100 नीचे वाला, खतरा डायरेक्टली ब्रेन हेमरेज एंड पैरालाइज का। क्या खतरा? 100 को जैसे ही क्रॉस किया नीचे वाला प्रेशर ने, पैरालाइज हो सकता है आदमी को, ब्रेन हेमरेज हो सकता है।